हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग का क्लास एंशियंट हिस्ट्री का होगा, जिसमें आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वैदिक सभ्यता के बारे में आज हम लोग जानेंगे। जैसा कि हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़े हैं, जिस काल में वेद की रचना की गई, जिस काल में वेद की रचना हुई है, उस काल को हम लोग वैदिक काल या वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत हुआ 1700 ईसा पूर्व के आसपास, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत देखने को मिलता है। उसके कई वर्षों तक किसी भी प्रकार का कोई सभ्यता हम लोग को देखने को नहीं मिल रही थी। लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास एक सभ्यता हम लोग को देखने को मिली है। वो सभ्यता हम लोग वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। और ये जो वैदिक सभ्यता है, ये वैदिक सभ्यता इसी काल में, जिस काल में वेदों की रचना हुई है, उस काल को हम लोग वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो एक नगरीय सभ्यता रही थी। पूरे विश्व भर में सबसे पहली सभ्यता जो रही है वो नगरीय सभ्यता के रूप में देखा गया है। और वैदिक सभ्यता जो है, ये सभ्यता आपको ग्रामीण सभ्यता के रूप में देखा गया। तो इतिहास में, भारतीय इतिहास में हम लोग ये पढ़ते हैं कि पहले नगरीय सभ्यता का विकास हुआ, उसके बाद ग्रामीण सभ्यता का विकास हुआ। तो ये जो हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, ये कालक्रम थोड़ा सा उल्टा देखने को हम लोग को भारतीय इतिहास में मिलता है कि पहले नगरीय सभ्यता आई, उसके बाद ग्रामीण सभ्यता आई। अब जो ये वैदिक सभ्यता है, ये वैदिक सभ्यता को दो खंडों में बांट दिया गया, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। और जो पूर्व वैदिक काल है वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक है। और उत्तर वैदिक काल जो रहा है 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक रहा है। हम लोग आज के क्लास में वैदिक सभ्यता के परिचय के बारे में हम लोग इस क्लास में जानेंगे, और अगले क्लास में हम लोग पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को विस्तार से समझेंगे। हम लोग वैदिक सभ्यता के परिचय के बारे में हम लोग इस क्लास में पढ़ रहे हैं। ये जो वैदिक सभ्यता है, वेदों की रचना इस काल में हुई, जिस काल में वेदों की रचना हुई, उस काल को हम लोग वैदिक सभ्यता के रूप में जानते हैं। और जिस काल में ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई, तो हमें ऋग्वेदिक काल के नाम से जाना जाता है। और अन्य तीन जो हैं वो उत्तर वैदिक काल में उनकी रचना हुई, इसलिए उसे उत्तर वैदिक काल में हम लोग पढ़ेंगे। इसी काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसे ऋग्वेदिक काल के रूप में भी हम लोग जानते हैं। और यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, वो जो अन्य वेद है वो उसकी रचना जो की गई वो उत्तर वैदिक काल में हुई, उसे उत्तर वैदिक काल के रूप में हम लोग जानते हैं। अब हम लोग यहाँ पर वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब ये होता है ज्ञान। और ये वेद शब्द से ही वैदिक शब्द बना, और वैदिक सभ्यता आया इसी वेद से। यानी वेद मतलब होता है ज्ञान।
अब ये वैदिक सभ्यता जो लाया गया, इसको किसने लाया, ये कहाँ से ये सभ्यता विकसित हुई, तो कहा जाता है कि ये आर्यों के द्वारा आया है। आर्य मतलब क्या होता है, आर्य मतलब श्रेष्ठ होता है, जातीय आधार पर श्रेष्ठ नहीं, जो भाषाई आधार पर ये श्रेष्ठ होते थे। ये मूल निवास कहाँ के थे, ये मूल निवासी कहाँ के थे, तो कुछ विद्वानों के द्वारा, भारतीय विद्वानों के द्वारा ये कहा गया। स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं ये कहते हैं कि ये तिब्बत से आए। बाल गंगाधर तिलक, इनका मानना है कि ये उत्तरी ध्रुव से आए, आर्कटिक प्रदेश से। डॉक्टर संपूर्णानंद, उनका मानना है कि ये यूरेशिया से आए हैं। और मैक्स मूलर कहते हैं कि ये जो आए हैं मध्य एशिया से आए हैं। तो मैक्स मूलर के द्वारा क्या कहा गया, ये जो आर्य हैं ये कहाँ से आए हैं, तो ये आए हैं आपको मध्य एशिया से। डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा जो कहा गया, ये कहाँ से आए हैं, तो यूरेशिया से आए हैं। जो आल्प्स पर्वत है, ये आर्य जो है वहीं से आए हैं। और इन्हीं के द्वारा ये वैदिक सभ्यता का विकास ये ग्राम्य सभ्यता के रूप में देखा गया। और बाल गंगाधर तिलक जी का मान कहते हैं ये आर्कटिक प्रदेश से आए हैं, उत्तरी ध्रुव से आए हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कहते हैं, उनका मानना है कि तिब्बत से आए हैं। अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग कुछ तर्क दिए गए हैं, लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो मैक्स मूलर जो कहे हैं और संपूर्णानंद जो कहे हैं कि दोनों का मैच कर रहा है कि ये मध्य एशिया से आए हैं। तो ये माना जा सकता है कि ये जो आर्य आए हैं, भारत में आर्य आए थे, वो मध्य एशिया से आए थे। अब इसके जो स्रोत मिलते हैं, वैदिक सभ्यता के क्या स्रोत मिले हैं, तो वैदिक सभ्यता के स्रोत जो मिले, दो तरीके से हमें ये स्रोत मिलते हैं। एक वो साहित्यिक स्रोत मिलते हैं और एक पुरातात्विक स्रोत मिलता है, यानी इसकी जानकारियाँ कहाँ से मिली वैदिक सभ्यता की। तो एक बगोच कोई का जो अभिलेख है 1400 BC के अभिलेख में हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे भगवान इंद्र, भगवान वरुण, भगवान मित्र और भगवान नासत्व का उल्लेख 1400 BC के अंतर्गत देखा गया है। यानी से यह पता चलता है बागोच कोई के अभिलेख से कि भगवान इंद्र के बारे में चर्चा की गई थी, वरुण के बारे भगवान वरुण, भगवान मित्र और भगवान नासत्व के बारे में उल्लेख उस अभिलेख में मिलता है। तो ये पुरातात्विक साक्ष्य जो है, जो पुरातात्विक स्रोत हैं, ये किसे कहते हैं, तो ये समझ लीजिए पुरातात्विक साक्ष्य जो स्रोत होते हैं, जो अभिलेख के द्वारा मिलता है, जो उत्खनन के द्वारा मिलता है, उसे पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। और एक साहित्यिक होता है, साहित्यिक साक्ष्य किसे कहते हैं, साहित्यिक स्रोत किसे कहते हैं। हम लोग इतिहास को जो पढ़ते हैं, उसे हम लोग, जैसे हम लोग इतिहास को समझने के लिए हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं, मिडिएवल पढ़ते हैं, मॉडर्न पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो उसी तरह एंशिएंट में सबसे पहले प्री हिस्टोरिक आया था, प्रो हिस्टोरिक आया था और प्रोटो हिस्टोरिक आया था। प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड आया था। प्री हिस्टोरिक पीरियड में ऐसे उसमें किसी भी तरह की कोई जानकारी को पढ़ी नहीं जा सकती थी। प्रोटो हिस्टोरिक में लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया, लेकिन हिस्टोरिक पीरियड में इसमें लिखा भी गया और पढ़ा भी जा सका।
तो साहित्यिक में हम लोग देखते हैं जिस चीज़ को हम लोग पुस्तकों में अध्ययन करते हैं, कुछ वेदों के बारे में जो बताया गया साहित्यिक स्रोत जो हैं, जो इसमें हमें वेदों से अध्ययन मिलता है, किताबों के द्वारा अध्ययन मिलता है, वो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं, जिसको लिखा भी गया हो और जिसको पढ़ा भी जा सका हो। प्री हिस्टोरिक पीरियड में लिखा तो गया, ना लिखा गया ना पढ़ा गया। प्रोटोस्टिक में लिखा तो गया, पढ़ा नहीं गया, और हिस्टोरिक पीरियड में लिखा भी गया और पढ़ा भी जा सका। अब हम लोग कुछ इसकी साहित्य पुरातात्विक हम लोग समझ गए कि बागोजकोई का अभिलेख हम लोगों को मिला, उनमें भगवान इंद्र, वरुण और मित्र और नासत्व के बारे में उल्लेख की जानकारियाँ मिलती हैं। उस अभिलेख में भगवान वरुण के बारे में, इंद्र के बारे में, भगवान इंद्र के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। अब हम लोग साहित्यिक स्रोत में पढ़ते हैं। जैसे साहित्यिक स्रोत में वेदों के बारे में हमने बोला, उसमें ऋग्वेद सबसे पहले आता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद। इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास संकलन करता ऋग्वेद के। ऋग्वेद में टोटल जो मंडल हैं 10 मंडल हैं, उसमें 1028 सूक्त है। 10 मंडल यानी 10 चैप्टर कहिए, और 10 चैप्टर में 1028 श्लोक हैं, जिसमें मंत्र हैं। एक 1028, और इसका जो पहला मंडल है और 10वां मंडल है, ये सबसे नया मंडल है। और इसके तीसरे मंडल में कहा गया है गायत्री मंत्र है समर्पित, सूर्य देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है, जो हम लोग पढ़ते हैं ओम भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो गायत्री मंत्र है, ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित है, जो विश्वामित्र के द्वारा ये लिखा गया। सातवां मंडल में 10 राग युद्ध के बारे में चर्चा की गई है। 10 राजा सुदास थे, जिन्हें 10 राजाओं के साथ युद्ध करना पड़ा था, और ये 7वां मंडल, ऋग्वेद के 7वां मंडल में इनके बारे में जानकारियां मिलती हैं। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, और 10वां मंडल जो सबसे नया मंडल है, उसी में वर्ण व्यवस्था जो हम लोग पढ़ते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो जाति वर्ण व्यवस्था है, ये पुरुष सूक्त जो है, इसी व्यवस्था में 10वें मंडल में देखा गया है ऋग्वेद। इसके बाद हम लोग सामवेद पढ़ते हैं। ये संगीत का वेद है। स्वरों का सबसे पहले जो उल्लेख मिला था, संगीत जो स्वर है, वो सामवेद में देखा गया है। ये एक ऐसा वेद है जिसमें संगीतों के बारे में चर्चा है। यजुर्वेद, इसमें यज्ञ कराने की विधियों के बारे में, यज्ञ में उच्चारण करने वाले मंत्रों के बारे में, क्रियाओं के बारे में, कैसे यज्ञ होगा, इसमें क्या किए जाएंगे, किस प्रकार से, सारे विधि चर्चा की गई है यजुर्वेद में। और ये एक ऐसा वेद है, इसमें गद और पद दोनों की चर्चा की गई है यजुर्वेद में। और हम लोग लास्ट का जो वेद पढ़ते हैं, अथर्ववेद पढ़ते हैं। अथर्ववेद ये एक ऐसा वेद है, ये जिसमें वशीकरण, जादू टोना, विवाह, मृत्यु, रोग आदि के बारे में बताया गया है। ये अथर्ववेद। इस वेद को हम लोग ब्रह्म वेद
भी कहते हैं। किस वेद को ब्रह्म वेद कहा जाता है? ब्रह्म वेद मतलब जान लीजिए कि श्रेष्ठ वेद। वेदों में सबसे श्रेष्ठ वेद जो कहा गया है अथर्ववेद को कहा गया है, जिसको हम लोग ब्रह्म वेद कहते हैं। ब्रह्म वेद को अथर्ववेद में श्रेष्ठ वेद कहा गया है। ब्रह्म वेद, इस वेद को ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है, श्रेष्ठ वेद। और सबसे अंतिम का वेद है अथर्ववेद। ये वेद कन्या के जन्म की निंदा करता है। कन्या के जन्म की निंदा करने वाला वेद कौन सा है? तो ये आपको बोलना अथर्ववेद है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को आप जान लीजिए, किस ऋग्वेद को जो पढ़ता है उसको क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं और सामवेद के पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं। सामवेद के पढ़ने वाले को याद कर लीजिए, सामवेद उद्गाता, सामवेद उद्गाता। और यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अधर्यु कहते हैं, अधर्यु, यजुर्वेद। और अथर्ववेद के पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। एक बार हम लोग थोड़ा सा क्यों देख लेते हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अधर्यु कहते हैं। और अथर्ववेद के पढ़ने वाले को हम लोग ब्रह्मा के नाम से ब्रह्मा कहते हैं। जो वेद होते हैं उसके कुछ उपवेद भी होते हैं। जो वेद हैं उसके, जो ऋग्वेद है उसके जो उपवेद है आयुर्वेद है। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद और सामवेद के उपवेद जो हैं गंधर्व वेद है। सामवेद के गंधर्व वेद और यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का शिल्प वेद होते हैं। एक बार फिर से, ऋग्वेद के उपवेद कौन से हैं? तो आपको आयुर्वेद कहना है। ऋग्वेद के आयुर्वेद, सामवेद के गंधर्व वेद, यजुर्वेद के धनुर्वेद और अथर्ववेद के शिल्प वेद हैं। वैदिक सभ्यता में सबसे पहले वेदों की रचना जिस काल में हुई उस काल को वैदिक सभ्यता के नाम से जाना गया। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, ये आर्यों के द्वारा ये सभ्यता विकसित की गई। और आर्य जो आए थे मैक्स मूलर के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, मध्य एशिया से आए थे। ये सब थोड़ा याद रखिएगा। आर्य कहाँ से आए? तो मध्य एशिया से आए। किसके हिसाब से? मैक्स मूलर के हिसाब से। संपूर्णानंद के हिसाब से कहाँ से आए? तो ये यूरेशिया से आए। ये सब याद रखना है कुछ बात को। वेद को बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। और वेदांग जो संख्या थी, वेदांग की संख्या 6 थी। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, वेदांग। बहुत लोग उस समय, प्राचीन समय में वेद को समझने में कठिनाई आ रही थी। इसी को भली भांति को, इसी को सही तौर पे समझने के लिए वेदांग लाया गया। शिक्षा, ज्योति, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण। फिर से एक बार ध्यान दीजिए। शिक्षा, ज्योति, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण। शिक्षा, ज्योति, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण। वेदांग 6, वेद 4। कौन कौन वेद? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद के अपने अपने उपवेद। ऋग्वेद के आपको उपवेद आयुर्वेद, सामवेद के गंधर्ववेद, यजुर्वेद के धनुर्वेद और अथर्ववेद के शिल्प वेद। वेद के 4 उपवेद। ऋग्वेद के आयुर्वेद,
सामवेद की गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। वेदांग 6 शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण। याद रखिए, बता दीजिए अपने से बताइए। 4 उपवेद बताइए ऋग्वेद के पहले उपवेद का नाम आयुर्वेद, सामवेद के उपवेद का नाम गंधर्ववेद और यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। क्लियर हो गया होगा। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है। वेद के बाद वेदांग आया, वेदांग के बाद उपनिषदों की संख्या 108 और पुराण की संख्या 18। सबसे छोटा उपनिषद छांदोग्य उपनिषद। एक मुंडको उपनिषद है। मुंडको उपनिषद जो भारत की आन बान शान है, सत्यमेव जयते। कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद छांदोग्य उपनिषद। ऋग्वेद का में उपनिषद जो है, ऋग्वेद में जो उपनिषद की चर्चा की गई है वो कौन सी है? कौष्टिकी और ऐत्रेय। एग्जाम में पूछा गया था। ऐत्रेय जो है, ऐत्रेय किस वेद में कहा गया है? ऐत्रेय के बारे में किसका उपनिषद है? तो ऐत्रेय जो है और ये ऋग्वेद का उपनिषद है। एक अरण्यक शब्द आता है जो गृह त्याग करके जो जंगलों में निकल जाते हैं और वहाँ पे जो पुस्तक लिखते हैं उनको अरण्यक कहा जाता है। हम लोग आज वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़े। हम लोग अब जो अगला क्लास होगा हम लोग पूर्व वैदिक काल के बारे में 1500 BC से 1000 BC तक हम लोग पूर्व वैदिक काल को समझेंगे और उसके बाद उत्तर वैदिक काल को हम लोग अध्ययन करेंगे जो 1000 BC से 600 BC तक दिया गया है। जय हिंद, जय भारत। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। मैं बहुत जल्द आपके सामने ये पूर्व वैदिक काल को लाऊंगा।